नमस्कार मित्रांनो, आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। इयत्ता 10वीचा आज हिंदीचा पेपर आहे आणि या हिंदीच्या पेपरची एक रिव्हिजन घेतोय। प्रश्नपत्रिका नेमकी कशा प्रकारची असू शकते, कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, त्याचबरोबर व्याकरणावर पण आपली चर्चा होणार आहे। हिंदी का जो व्याकरण है उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ जो उपयोजित लेखन है उस घटक के ऊपर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हिंदी लोक भारती, अगर इसमें हमने देखा तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये जो पहला जो विभाग है वह गद्य विभाग है, जिसमें आपको तीन आपको क्वेश्चन रहते हैं। पहला जो है 8 मार्क का एक पैसेज रहता है, दूसरा 8 मार्क्स का पैसेज और तीसरा जो है वो अपठित गद्यांश रहता है जो 4 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह से 20 मार्क्स 20 मार्क्स आपको ये पहले क्वेश्चन में मिलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एक पठित गद्यांश जो है इसे ठीक तरह से पढ़ेंगे और ये इसके आंसर क्या है वो देखेंगे। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो क्या है, टांग से ज्यादा फिक्र मुझे तो उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि ए मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी भी टांग टूट गई। देखो, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसास चुकाए। इसकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज का वैसे ही नींद नहीं मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खास के वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल रहते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब, कब हो जाता है कि उससे मिलने जुलने वाले लोग कई बार इतने अधिक आते हैं और उसको परेशान करते हैं। यहाँ दिया है कि बाबा, यहाँ एक जगह पर दिया है कि देखो मरीज का आराम हराम तब हो जाता है। देखो यहाँ होगा आराम, हाँ देखो, इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। कब? मिलने जुलने वाले लोग कई बार इतने अधिक आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि, मतलब मिलने जुलने वाले लोग कई बार इतने अधिक आते हैं और उसे परेशान करते हैं तब। तो यह हो सकता है। दूसरा, जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब। देखो यहाँ है कि मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेखक को लगता है कि उसकी दूसरी टांग भी टूट गई, ऐसा यहाँ लिख सकते हैं और 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ देखो उत्तर दीजिए। हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला कौन है? हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करता है वो है लेखक, आपको पता है। दूसरी, लेखक को परेशान करने वाले हमदर्द, जो हमदर्द लोग आते हैं ना, जो लोग उसको मिलने, वो जो लोग हैं वो लेखक को परेशान करते हैं। मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन है। देखो यहाँ दिया है जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर ही आकर तकलीफ दे, मतलब यहाँ जनरल वार्ड आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती। किसके कारण बाबा? दर्द के कारण, उसको बहुत दर्द होता है और उस दर्द के कारण उनको नींद नहीं आती। ठीक है। उसके बाद गद्यांश में एक समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढ कर लिखो, मतलब एक समान अर्थ की शब्द की जोड़ी है तो वो मैंने देखी थी। देखो एक समान अर्थ जो है, देखो कि यहाँ है कि बाबा वक्त सभी का, देखो ये वक्त एक आया है और दूसरी चीज है कि यहाँ एक समय भी आया है। एक मैंने देखा था
इतने अधिक आते हैं कि परेशान करते हैं कि आराम आराम हो जाता है, जिसकी वार्ड को एक निश्चित नियम, एक निश्चित समय पर, देखिए समय और ये वक्त, ये दोनों जो है ना एक समानार्थी शब्द है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम ढूंढ कर लिखेंगे। उसके बाद गद्यांश में दो उर्दू शब्द ढूंढ के लिखिए। देखिए एक तो मरीज ये जो शब्द है ये उर्दू है, और दूसरी चीज है इंतजार, ये जो शब्द भी है ये उसमें आया है, ये दोनों शब्द जो है। अभी एक चौथा जो क्वेश्चन रहता है वो आपको आराम हराम है इस विषय पर आपके विचार लिखने। तो ये सोमत का क्वेश्चन है, यहाँ आपको आपके विचार लिखने रहते हैं कि बाबा आराम हराम है इस विषय पर अगर आपको अपने आपके विचार लिखने हैं तो आप लिख सकते हो कि बाबा आराम का अर्थ सुख और चैन है, सुख और चैन की जिंदगी जीना और कोई काम काज न करना, ऐसी जिंदगी जीने के लिए कोई भी लालियत हो सकती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि आराम आराम है, तो इसका उत्तर आपको आपकी भाषा में लिखना है। देखो अभी मैं अगला गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, इसी तरह से ये गद्यांश है, लेकिन ये तीसरा मैं आपको बताऊंगा बिकॉज ये जो है अपठित है। अपठित में खाली 4 मार्क्स को एक क्वेश्चन है, 2 ही सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स को, दूसरा 2 मार्क्स को। यहाँ सोमत शायद नहीं रहता। तो देखो यहाँ अगर इसे पढ़ा, क्या सन 1911 में सत्येंद्र नाथ ने उच्चतर माध्यमिक की विज्ञान की परीक्षा दी और प्रथम आए। कौन आए प्रथम? ये जो सत्येंद्र नाथ जो है ना ये विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आए। मेघनाथ साहा ने ढाका कॉलेज से परीक्षा दी थी और वरीयता क्रम में वे दूसरे स्थान पर थे। दूसरे स्थान पर कौन थे? मेघनाथ थे। निखिल रंजन सेन ने इस परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया था? निखिल रंजन सेन ने। सत्यन, निखिल रंजन और मेघनाथ साहा ने विज्ञान स्नातक की पढ़ाई के लिए गणित को चुना। वार्षिक परीक्षा में सत्येंद्र प्रथम आए, मेघनाथ द्वितीय आए और निखिल रंजन तृतीय। सन 1915 की विज्ञान स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी ऐसा ही परिणाम आया। जल्द ही सत्यन विश्वविद्यालय में 14 चश्मे वाले लड़के के मशहूर हो गए। वह अपना खाली समय अपने सहपाठियों और निचली कक्षाओं में पढ़ रहे मित्रों को पढ़ाने में व्यतीत करते थे। वह उन्हें हरीश सिन्हा के घर पर पढ़ाते थे। नीरेंद्रनाथ रॉय और दिलीप कुमार राय को इन कक्षाओं से बहुत लाभ हुआ। इस दौरान सत्येन सबूज पत्र नामक दल से सक्रिय से जुड़ गए। दल के सदस्य प्रथमा चौधरी के घर इकट्ठे होते थे। ओके, देखो अभी यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखो द्वितीय स्थान पर आने वाले, द्वितीय स्थान पर कौन था? तो यहाँ देखो द्वितीय स्थान पर मेघनाथ थे, तो ये द्वितीय स्थान पर मेघनाथ से थे, ये आपका उत्तर यहाँ आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल रहता है। तो मेघनाथ साहा आप लिख सकते हो जो द्वितीय स्थान पर थे, और निखिल रंजन जो है वो तृतीय स्थान पे, तो तृतीय स्थान पे निखिल रंजन थे, ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ आपको लिखना है मेघनाथ साहा और यहाँ निखिल रंजन। उसके बाद देखो गद्यांश में उल्लेखित दल क्या है बाबा? सबूज पत्र नाम का एक दल है, और दूसरी जो है सदस्य, देखो सदस्य या प्रथमा चौधरी एक सदस्य है, तो यहाँ आएगा सबूज पत्र आएगा, और यहाँ सदस्य जो है वो प्रथमा चौधरी, यहाँ आपका आंसर आएगा। ओके, प्रथमा चौधरी ये आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, और बाकी ये एक ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, यहाँ भी आपके विचार आपको लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए आगे जो विभाग 2 है वो पद्य विभाग है, जिसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक और 2 कविताएं होगी 6 मार्क्स के लिए, और ये 12 मार्क आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो देखो ये एक कविता है, इसको पढ़ के आपको बताना है। देखो यहाँ क्या है, इसके ऊपर के क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ अगर आपने देखा तो यहाँ क्या है बाबा? किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी कहीं से हम आए थे नहीं। तो जन्मभूमि हमारी यही थी, हम कहीं से आए नहीं थे। ओके, चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता नहीं सदा संपन्न। ओके, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही शांति, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष,
निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसके अगर हमने आंसर देखे तो देखो क्या है कि वचन में क्या है। देखो वचन उत्तर लिखो, वचन में क्या है। तो यहाँ आपने अगर देखा तो वचन में सत्य है, तो यहाँ आएगा सत्य। संचय में क्या है, संचय देखो यहाँ कहीं तो होगा संचय। संचय में क्या है, वचन में सत्य है, और संचय में क्या है देखो, वचन में सत्य, प्रतिज्ञा में रहती टेव, और यहाँ आपको मिल सकता है देखो यहाँ यहाँ है शायद दान होगा। ओके हमें ओके ओके ओके। तो यहाँ हम देखो किसी का हमने छीना नहीं प्रकृति यह हमारी, हाँ ओके 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 वेरी गुड। तो संचय में था दान, ओके संचय में दान था, देखो संचय में दान था, तो यहाँ लिखेंगे संचय में दान। भुजा में क्या है, तो भुजा में देखो आपको दिख रहा है शक्ति, भुजा में है शक्ति। और प्रतिज्ञा में क्या है, प्रतिज्ञा में क्या है, तो प्रतिज्ञा में हमारे पास है टेव। ओके तो ये प्रतिज्ञा में देखो, प्रतिज्ञा में रहती है टेव। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो एक सिंपल रहता है, गद्यांश में विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढ कर लिखो। देखो विलोम शब्द की जोडी, यहाँ एक जोडी है। विलोम शब्द मतलब म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द आपण ते म्हणतो ना, तर त्याला इथे विलोम म्हणतात। ओके तो यहाँ देखो एक विपन्न शब्द है और संपन्न, ये विपन्न और संपन्न ये दोनों विलोम है। ठीक है, और आगे आपको दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। तो भारत जो है ये क्या है, एक वचन है। भुजाएं जो है वो अनेक वचन है, इतना ही लिखना है। और बाकी तीसरा जो है कि चार अंतिम पंक्तियां जो है उनका सरल अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। दूसरी भी कविता जो है इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, और उसके बाद आपको पूरक पठन रहता है। पूरक पठन 4 अंक के लिए रहता है, तो ये पूरक पठन का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आगे का जो है भाषा अध्ययन, जिसमें व्याकरण जो है और व्याकरण के साथ जो उपयोजित लेखन है, इसके ऊपर आज हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 14 मार्क्स को हमें व्याकरण का पार्ट आता है, मतलब 14 मार्क म्हणजे 14 मार्क व्याकरण आणि भाषा अध्ययनावरती असतात। आणि त्याच्यानंतर उपयोजित लेखन, तर या दोन्ही गोष्टींवरती आता आपण चर्चा करूया। तर सगळ्यात आधी आपण आता उपयोजित व्याकरण जे आहे भाषा, आता याच्यामध्ये ही जी काही प्रश्नपत्रिका दिले, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें का ये जो व्याकरण है, इसको देखने से पहले हम डिटेल्स में थोड़े से व्याकरण के जो सभी पार्ट है, जिन जिन भागों के ऊपर आपको व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर पहले हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन पेपर के जो आगे के कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अभी देखते हैं व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स मराठी इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी, और हिंदी का व्याकरण जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्याकरण का सभी इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी भाग जो है व्याकरण के, क्या क्या आता है बोर्ड एग्जाम को व्याकरण के संदर्भ में, तो उस सभी मुद्दे के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्याकरण के सभी पार्ट आज जो है हम देखने वाले हैं इस व्हिडिओ में। तो यह डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टंट आहे। तर मित्रांनो, ही आजची चर्चा तुमच्या सगळ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे। तर पटकन जाऊयात पुढे आणि व्याकरणाचे सगळे घटक आपण बघूयात। आणि त्याचबरोबर ही जी PDF मी तुम्हाला समोर दाखवली, तुम्हाला दिसते कम्प्युटरवरती, या PDF फाईल जी आहे ही कशी डाउनलोड करायची हे सुद्धा तुम्हाला सांगणार आहे शेवटी। कारण ही जर PDF फाईल तुमच्याकडे असेल तर तुमची व्याकरणाची अधिक चांगली तयार होईल। कारण हिंदी व्याकरणामध्ये जर 80 मार्काचा जर तुम्ही पेपर पकडला तर त्याच्यात 14 मार्क जे आहेत, 14 मार्क ते आपल्याला व्याकरणावर आधारित असतात। तर पटकन जाऊयात पुढे, जास्त वेळ न दवडता। पण पुढे जाण्याच्या अगोदर एक छोटीशी रिक्वेस्ट मी करेल मित्रांनो, तुम्ही नवीन असाल आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राइब नसेल केला ना, पटकन चॅनल सबस्क्राइब करा। तर बघा मित्रांनो, सगळ्यात पहला भाग, सबसे पहली एक चीज़ है व्याकरण में शब्दभेद। देखिए ये शब्दभेद जो है ये 1 अंक को आता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले संज्ञा, तो संज्ञा जो है किसे कहते हैं कि देखो जिस शब्द ने किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है। मतलब क्या कि समझो नाउन, इसे हम मराठी में नाम कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, समझो राम है तो ये व्यक्ति का नाम है, या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली है ये एक शहर का नाम है, भारत है यह एक देश का नाम है, या फिर वस्तु का नाम, अभी मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ तो ये कुर्सी, ये भी एक संज्ञा है। उसी के साथ मेरे हाथ में अगर एक पेन है तो ये भी एक संज्ञा है, लैपटॉप ये भी एक संज्ञा है।
तो इसको हम संज्ञा कहेंगे। तो ये संज्ञा के कुछ भेद है, ये भी हमें पता होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आया तो ये मतलब शब्द भेद पहचानो, तो वो जो शब्द भेद पहचानते समय ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, लेकिन संज्ञा भी है तो वो किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, तो कौन सी है। तो देखो संज्ञा के कुछ भेद है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे कि टैक्सी से हम मुंबई पहुंचे, तो टैक्सी से हम मुंबई पहुंचे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर पहुंचा ऐसा नहीं है, मुंबई पहुंचे ये व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्ति या फिर किसी शहर का नाम होगा, या फिर किसी स्थान का नाम होगा, किसी प्राणी का नाम होगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, इसी के साथ अगर ऐसा होगा कि मैं राम से मिला, तो राम ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद जातिवाचक मतलब किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति जो है, पूरी जाति का ज्ञान होता है। तो देखो यहाँ सचिन ने एक जर्सी गाय खरीदी, तो ये जो गाय है ना ये जातिवाचक, तो ये गाय पूरी जाति को हमें दर्शाती है गाय। अगर उस गाय का नाम राधा है तो राधा अगर राधा होता तो ये व्यक्तिवाचक होती, लेकिन गाय जो है ये पूरी जाति दर्शाती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी के साथ भाववाचक मतलब किसी भाव, गुण, अवस्था या फिर दशा का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे बेदर्दी से कुत्ते को पीटा, प्रकाश ने बेदर्दी से कुत्ते को पीटा, तो बेदर्दी ये एक संज्ञा है, यहाँ संज्ञा के तौर पे है, और ये जो संज्ञा है ये भाववाचक है, मतलब ये कुछ भाव दिखाती है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब किसी धातु, द्रव्य या फिर पदार्थ अगर आता है तो उसे द्रव्यवाचक कहेंगे। घी है, तेल है या फिर चावल है, तो ये सभी जो है ये पदार्थवाचक संज्ञा कही जाएगी। जैसे दाल में घी डालो। उसके साथ समूह, देखो समूह मतलब जो शब्द किसी समूह या फिर समुदाय का बोध करता है, जैसे कि बकरी का झुंड उछल कूद मचा रहा था, तो झुंड जो है ये एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह संज्ञा के हमने कुछ भेद देखे, 5 भेद है। तो अभी हम सर्वनाम जो है ये देखेंगे। तो सर्वनाम देखो, सर्वनाम मतलब क्या कि सर्वनाम के 6 भेद है। वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले जब किया जाता है, म्हणजेच नामाच्या ऐवजी वापरला जाणारा जो शब्द आहे त्याला आपण सर्वनाम म्हणतो, इंग्लिशमध्ये त्याला प्रोनाउन म्हणतो। म्हणजे सर्वनाम मतलब क्या, जो हमारे संज्ञा है, तो संज्ञा के मतलब हम यहाँ कहेंगे कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के अन्य पुरुष के विषय में बोला या फिर लिखा जाता है, उसके बदले में आने वाला सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तुम, तो मैं स्कूल जा रहा था, मैं ऑफिस जा रहा था, हम कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो ये जो है इसे हम कहेंगे सर्वनाम, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, इसके बाद निश्चयवाचक मतलब किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। निश्चित व्यक्ति मतलब वह मेरा मित्र है, यह एक निश्चित व्यक्ति है, वह मेरा मित्र है, ये सर्वनाम है, लेकिन ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में ही पूछा गया है। उसी के बाद अनिश्चित सर्वनाम। देखिए निश्चित मतलब किसी व्यक्ति, वो पर्टिकुलर व्यक्ति आपको पता है। दूसरा है अनिश्चित सर्वनाम, मतलब क्या, कोई तुम्हें बुला रहा है लेकिन कौन है ये पता नहीं, मतलब ये अनिश्चित है। तीसरा निजवाचक मतलब क्या, जो कर्ता के साथ निजित्व बताने के लिए आता है। जैसे कि मैं खुद मतलब कौन, मैं खुद उनसे मिलूंगा, तो इसे हम निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब क्या, वाक्य में आए हुए 2 सर्वनामों में जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। जैसे कि जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला, मतलब जिसने ये एक सर्वनाम है और इस सर्वनाम के लिए ये दूसरा सर्वनाम जो है इसका यूज किया है, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक मतलब क्या, यह पत्र किसने लिखा, तो ये जो अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ आएगा। तो ये बात ध्यान में रखो, परीक्षा में अगर प्रश्न आया तो डायरेक्टली आपने सर्वनाम लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद विशेषण मतलब क्या, देखो सर्वनाम म्हणजे काय, तर नामाच्या ऐवजी वापरला जाणारा शब्द म्हणजे सर्वनाम। आता समजा राम शाळेत जातो हे सर्वनाम आहे, सॉरी हे नाम आहे, त्याच्यामध्ये राम हे नाम आहे, परंतु राम शाळेत जातो आणि तो क्लासलाही जातो। मग या वाक्यामध्ये राम जो आहे तो एक नाम आहे आणि त्या रामाच्या ऐवजी नंतर पुढच्या वाक्यामध्ये तो हा शब्द वापरला आहे, तर तो हे सर्वनाम आहे। ओके,
तर नाम म्हणजे संज्ञा आणि तुमच्याकडे सर्वनाम या दोन संकल्पना तुमच्या नक्कीच क्लियर झाल्या असतील. तीसरा मुद्दा है विशेषण. तो विशेषण मतलब क्या? नाम की विशेषता मतलब सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे हम विशेषण कहते हैं. ओके, या फिर संज्ञा के बारे में जो कुछ कहा जाने वाला मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द जो है उसे भी हम विशेषण कह सकते हैं. जैसे कि रहमान बड़ा मूर्ख है, तो ये जो मूर्ख है ये किसके लिए यूज़ किया है? ये रहमान के लिए भी यूज़ किया है. तो ये एक विशेषण है, लेकिन ये मूर्ख क्या है? एक गुण है, अवगुण भी है लेकिन ये गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया. तो दूसरा है संख्यावाचक. 2 घंटे बाद, तो घंटा जो है ये एक ये जो है एक संज्ञा है, तो 2 उसका एक विशेषण है. ये 2 जो है ना ये संख्यावाचक विशेषण है. घंटे, कितने घंटे? 2 घंटे. ये घंटे के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. उसके बाद परिणामवाचक विशेषण मतलब सर्वनाम की मात्रा का बोध करने वाला. मतलब आपकी चाय में, देखो चाय में, देखो आपकी चाय में कितनी चीनी डालो. अभी चीनी डालनी है तो कितनी डालनी है, तो कितनी ये परिणामवाचक है. दूसरी बात सर्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या? यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई. मतलब क्या? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, सर्वनाम शब्द जो है वो विशेषण का कार्य करते हैं, तो उसे सर्वनामिक. अभी हमारी ये एक क्या है बाबा? ये हमारी ये एक विशेषण है, लेकिन गाय के बारे में ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. गाय जो है गाय के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. तो गाय क्या है? हमारी है. तो ये हमारी जो है ये एक विशेषण के तौर पर यहाँ आया है, तो इसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे. देखो, अगर तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ इसी लाठी से तोड़ दिए जाए, तो ये जो रहमान है उसके बारे में ये तुम्हारे ये शब्द ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. तो तुम्हारे ये एक ऑलरेडी सर्वनाम है, लेकिन यहाँ ये आया है विशेषण के तौर पर, तो इसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे. लेकिन खाली विशेषण भी आपने लिखा परीक्षा को तो भी चलेगा. उसके बाद है क्रिया. क्रिया मतलब जिस शब्द से क्रिया का बोध होता है, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना. उसमें 2 प्रकार की क्रिया है, एक अकर्मक और सकर्मक. मतलब जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता पर ही सीमित रहता है. जैसे देखो, मानू खुद स्वर में बोली. मानू दुखी स्वर में बोली, तो ये बोली जो है ये कौन बोली है? मानू बोली है, ये कर्ता बोली है. तो बोली मतलब बोलना, ये एक क्या है बाबा? क्रिया है. तो इसे सकर्मक अकर्मक क्रिया कहेंगे, बिकॉज ये मानू बोल रही है, कर्ता बोल रहा है. मैंने अपने आप को बिस्तर में पाया. पाया मतलब पाना. ये एक क्रिया है. क्रिया पाना एक क्रिया है. तो ये जो क्रिया है ये मैंने बोली है, मैंने की है. तो इस संज्ञा ने की है, इस कर्ता ने की है. तो हम क्या कहेंगे कि बाबा ये जो है ये अकर्मक क्रिया है. उसके बाद सकर्मक क्रिया मतलब क्या? कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है. देखो, कुछ दिनों पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा. क्या खरीदा? मोबाइल खरीदा. तो ये मैंने मेरे लिए नहीं है, ये खरीदने के लिए मतलब मोबाइल के लिए. तो मैंने एक मोबाइल खरीदा, ये सकर्मक क्रिया है. उसके बाद क्या है बाबा? गाय को अब तक चारा नहीं दिया. दिया मतलब देना, ये भी एक क्रिया है, लेकिन ये नहीं दिया, गाय को चारा नहीं दिया, ये जो है सकर्मक क्रिया. लेकिन हमें क्रिया मतलब क्या, यही खाली ध्यान में रखना है. क्रिया मतलब क्या? जिस शब्द से क्रिया का बोध होता है किसी भी, तो उसे हम क्रिया कहते हैं. जैसे बोले मतलब बोलना, पाया मतलब पाना, खरीदा मतलब खरीदना, दिया मतलब देना, ये एक क्रिया है. तो आगे जाएंगे अव्यय. अभी एक ध्यान में रखो, अभी हम सबसे पहले एक सवाल देखेंगे, ये जो बोर्ड एग्जाम को आया था कि वाक्य के भेद पहचानो. देखो, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचानो. देखो, क्या तुम, ये सवाल बोर्ड एग्जाम को आया था. तो ये हमने देखे, क्या देखा सबसे पहले, आज हमने क्या देखा सबसे पहले? अगर आपने देखा तो क्या देखा हमने? कि व्याकरण शब्द भेद. तो शब्द भेद में ये 4 चीज़ें हमने देखी. तो ये 4 चीज़ों में से अभी मुझे बताओ, यहाँ एक सवाल आया है एग्जाम को, ये आप देख सकते हो कि निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान के लिखो. देखो, क्या तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो? पढ़ी हो. तो ये तुम क्या है बाबा? तुम ये सर्वनाम. तुम क्या है? सर्वनाम. तो इसे हम क्या कहेंगे? तुम सर्वनाम. मतलब संज्ञा जो है उसके साथ ही आता है, तो तुम ये जो है सर्वनाम है. तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते, तुम सर्वनाम है. अगर राधा होती, क्या राधा कॉलेज में पढ़ी है? ऐसा होता, और राधा के नीचे एक अंडरलाइन होती, तो राधा जो है ये संज्ञा है, तो हम संज्ञा लिखते. ओके, तो ये पढ़ी
पढ़ी के नीचे अगर कुछ लाइन होती तो पढ़ी मतलब पढ़ना, पढ़ना ये क्रिया होती, तो हम क्या कहते हैं बाबा, ये क्रिया है। ओके, तो ये एक तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये बाबा क्रिया है, सर्वनाम तो ये सॉरी ये क्रिया है। तो इस तरीके से सवाल आता है 1 मार्क्स को, तो यहाँ आपको 1 मार्क आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे का पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे का पॉइंट है व्याकरण में क्या है बाबा, अव्यय। अभी ये अव्यय को जरा ध्यान में देखो, अव्यय देखो, अव्यय अव्यय क्या क्या है, अव्यय किस तरह के रहते हैं। देखो, शब्द के दो भेद है, एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को सव्यय कहते हैं और अविकारी शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय के 4 भेद है, और ये भी सवाल हमें आता है। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि मैंने धीरे धीरे आंख खोली, खोली मतलब खोलना, यह एक क्रिया है। लेकिन जो आंख खोली है वो कैसे खोली है, धीरे धीरे खोली है, तो ये धीरे धीरे खोली है, तो धीरे धीरे इसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। उसके साथ समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने वाला जो अव्यय है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो बहुत सिंपल है। देखो क्या है कि रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। देखो, रहमान ने गाय को मारा और उसने दूध नहीं दिया था, ये दोनों वाक्य को क्योंकि जोड़ता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। ये क्या है बाबा, जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का या फिर सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है। जैसे कि से, के, की। मतलब देखो, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा, की ओर चल पड़ा। तो ये जो की है, ये क्या बाबा, ये की जो है ये हमारे साथ क्या होगा, हमारा ये संबंध बोधक अव्यय। उसी के साथ उमा शंकर के साथ चली गई, अगर के नहीं होता तो उमा शंकर साथ चली गई तो कुछ पता नहीं चलता बाबा ये वाक्य क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो उमा शंकर के साथ चली गई, तो ये से, के, की, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। और एक विस्मया बोधक अव्यय, अबे धीरे धीरे चल, तो ये अबे है, अरे, वाह, तो इसे हम विस्मय बोधक अव्यय कह सकते हैं। तो ये अव्यय के ऊपर क्या सवाल आता है, देखो एग्जाम को, ये अगर हमने देखा तो यहाँ एक सवाल है, देखो एकदम सिंपल है। तो निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है, बहुत सिंपल है। एक वाक्य देखो, धीरे धीरे, तो आप लिख सकते हो गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, ऐसा लिख सकते हो। और नीचे है लेकिन मैं स्कूल जा रहा था लेकिन मेरी बस छूट गई, हो गया। तो इस तरह से कैसे आप इस वाक्य को, इन वाक्यों को क्या कर सकते हो कि इन शब्दों को शब्द का आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ आपको 1 मार्क मिल सकता है। कभी कभी अगर भेद पहचानने के लिए अगर कहा गया तो वैसे हम लिख सकते हैं। तो ये व्याकरण का एक पार्ट था जो हमने लिखा। तो इस तरीका का सवाल आता है। देखो, यहाँ हमने देखा कि निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रयाग बहुत थक गया था। जैसे सामने, स्कूल के सामने एक बगीचा है, तो सामने के नीचे अंडरलाइन की। ये देखो, किंतु जो ये है सितंबर 2021 को आया था। घर में दीपक तो था लेकिन किंतु उसमें तेल नहीं था। तो इस तरह के वाक्य आपको आ सकते हैं। ये वाक्य आप देख सकते हो, इस तरह के शब्द आ सकते हैं और इन शब्दों को वाक्य में परिवर्तन करने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो ये कुछ शब्द है, इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इस कुछ क्वेश्चन का। आगे जाएंगे हम, पुढे जाऊयात। बघा, संधि। ये जो संधि है ना, ये 100% आता है आपको, संधि 1 मार्क के लिए है। तो यहाँ क्या है, देखो, संधि जो है, संधि के 3 प्रकार है। एक तो स्वर संधि है। तो स्वर संधि क्या, देखो पास आने से, देखो स्वर संधि मतलब पास आने से दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि। अगर दो स्वर हो गए तो दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे कि परम आत्मा, मतलब परम, ये अ आ गया। आत्मा मतलब अ प्लस आ, परमात्मा होता है परम आत्मा, अ प्लस आ, परमात्मा। महा, तो महा मतलब आ, और आत्मा बोले तो आ, ये दोनों भी स्वर है, स्वर आया तो महात्मा, ये स्वर संधि हो गया। उसके बाद महा उत्सव, महा मतलब आ, उत्सव बोले तो उ, ये दोनों भी स्वर है, तो ये क्या हुआ, स्वर संधि। तो स्वर संधि पहचानना बहुत सिंपल है। दूसरी चीज व्यंजन संधि है। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के साथ के योग से होने वाले
परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अगर दोनों ही स्वर हो गए तो उसे स्वर संधि, अगर एक स्वर है और एक व्यंजन है तो इसे हम कहेंगे व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे कि दिक, दिक दिक बोले तो क, और अंबर अ, दिक और ये अंबर का अ आता है तो ये व्यंजन आ गया, ये स्वर आ गया तो इसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। वैसे सज्जन, सज्जन ये भी क्या हुआ हमारा व्यंजन संधि हुआ। उसके बाद विसर्ग संधि, देखो ऐसा विसर्ग अगर आया आता है तो हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे तपबल, तपोबल, नि आशा, निराशा, तो इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि पहचानना बहुत सिंपल है। तो ये देखो ये क्वेश्चन आया है, आत्मा, महात्मा, देखो महा आ है और ये आत्मा का भी आ है तो ये महात्मा था, महात्मा था। और ये कौन सी संधि है, आ है तो ये स्वर संधि है, स्वर संधि आपके ध्यान में आया, ये स्वर संधि है। ये क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम को आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या बाबा दूसरा एक अगर चीज हमने देखी तो क्या है बाबा, दुस्साहस। तो देखो दुस्साहस में हमने ये वर्ड देखा था, दुस्साहस कही तो दुस्साहस नहीं, दुस्साहस नहीं, दुस्साहस, ओके। तो ये जो दुस्साहस है तो इसको हम दुस्साहस को कैसे लिख सकते हैं, देखो दु ऐसे लिख सकते हैं, दुस्साहस को दु ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद साहस, साहस। तो ये कौन सी संधि हो गई, दुस्साहस। अगर इस तरह का अगर शब्द आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो ये कौन सी संधि है, तो यहाँ लिखेंगे विसर्ग संधि। तो हो गया भाई, यहाँ आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। तो संधि को आपको समझ में लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। संधि के 3 प्रकार है और ये 3 प्रकार आपने अगर समझ लिए तो आपको 1 मार्क आराम से मिल सकता है। आगे का सवाल क्या है बाबा, देखो ये कृति है, ये कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर भी है। तो आप इन कृतियों को देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं और ये जो नोट्स है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लास्ट में। तो अभी देखो सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब देखो क्या, जो क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। मुख्य क्रिया, वो चला गया, चला मतलब चलना और गया मतलब चलना, चलने के बाद ये गया मतलब जाना, ये जो है सहायक क्रिया आती है। मतलब देखो सहायक क्रिया मराठीमध्ये त्याला सहायकारी क्रियापद म्हणतात, इंग्लिशमध्ये हेल्पिंग वर्ब आपण म्हणतो। तो इनको सहायक क्रिया कहते हैं। कि जैसे बच्चे रेत में खेलने लगे, खेलना एक क्रिया है तो उसके साथ लगे, ये लगना, यह एक सहायक क्रिया आ गई। उसी के साथ देखो मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना मतलब रहना, और पड़ेगा, पड़ेगा मतलब पढ़ना, मतलब यह एक सहायक क्रिया है। तो देखो प्रश्न बहुत सिंपल आता है इसके ऊपर प्रश्न बहुत सिंपल आता है। कैसे, निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। जैसे इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया, बिछा दिया, दिया मतलब ये क्या है बाबा, दिया एक सहायक क्रिया है और एक इसका मूल रूप है देना। तो देखो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को क्या आया था, ये बोर्ड एग्जाम को आया था, ये 2 क्वेश्चन, तो 2 सवाल रहते हैं आपको, तो दोनों में से एक का आंसर लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। जैसे हम आगे बढ़ गए, गए मतलब जाना, यहाँ लिखना है गए और यहाँ लिखना है जाना। दूसरी चीज, मैंने दरवाजा खोल दिया और यहाँ लिख सकते दिया मतलब देना, हो गया, कहानी खत्म। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम को आता है इस पार्ट के ऊपर। जैसे मैंने देखो नीचे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। बालक भूमि पर लेट गया मतलब जाना, गए मतलब जाना, लगे मतलब लगना, गई मतलब जाना। तो इस तरीके से इनको आपको लिखना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ये कुछ सवाल है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको ये PDF फाइल आखिर में शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद प्रेरणात्मक क्रिया, भाई ये तो बहुत ईजी पार्ट है। इसमें क्या है कि बाबा मूल धातु, देखो जब क्या करना है, क्वेश्चन कैसे आता है, एक मूल धातु है, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मिलना, ये मूल धातु है, मिलना प्रथम प्रेरणार्थक, मिलाना और मिलवाना। जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना, जीतना, जिताना, जितवाना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ आपको क्या करना है, ये देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोर्ड एग्जाम को पूछा गया था पिछले साल। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्या बाबा, चलना, चलना, चलाना और चलवाना, चलवाना, एक हो गया भाई, एक का ही लिखना है। उसके बाद मिलना, मिलाना, मिलवाना, भाई 1 मार्क आपके हाथ में, किसी को भी यहाँ 1 मार्क मिल सकते हैं। ओके, थोड़ा अभी आगे जाएंगे। और दूसरी एक चीज है अधोर की, अभी हाँ दूसरी एक चीज है, यहाँ आपको क्या करना है, 6वां जो सवाल है, ये जो 6 है, जिसमें क्या ये देखो यहाँ पहले कुछ क्वेश्चन है मैंने लिखे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम को पिछले कुछ आए थे।
दौड़ना, बोलना, रोना, मिलना, पीना वगैरह, ये देखो, ये जो प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक प्रेरणार्थक रूप है। तो ये देखो, ओके। अभी मुहावरे है, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे है। दृष्टि फेरना मतलब नज़र डालना, चंपक होना मतलब गायब होना, कमर कसना मतलब तैयार होना, ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए मुहावरे हैं। मुहावरे आपको आते हैं, आपको पता है, ओके। तो या फिर ये देखो, ये मुहावरे के ऊपर आधारित सवाल है, कुछ इस तरह के सवाल भी मुहावरे के ऊपर आधारित आते हैं। तो अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, डायरेक्टली आप एक इम्पॉर्टेंट ये देखते हैं। देखो, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मतलब क्या? बाधा डालना। रमेश ने मतलब बाधा डालना, क्या लिख सकते हैं बाबा? मेरे पड़ोसी की मेरे हर काम में टांग लड़ाने की आदत है। मेरे पड़ोसी की मेरे हर काम में टांग लड़ाने की आदत है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। दूसरा बाबा, गला फाड़ना मतलब जोर शोर करना, शोर करना। तो चोट लगने पर बच्चा गला फाड़ते हुए रोने लगा क्या, या फिर गला फाड़कर रोने लगा। उसके बाद ये अथवा, एक तो ये आएगा, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। और दूसरी चीज़ क्या, देखो, अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरा का चयन करें। म्हणजे इथं काय करायचं, योग्य मुहावरा तुम्हाला वापरायचा आहे। जसं काप फुटना का हाथ फेरना, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी मतलब हाथ फेरना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रोते हुए बच्चों को गोद में उठाकर माँ हाथ फेरने लगी। तो ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अभी अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कारक। तो ये जो कारक है ना, ये कारक के लिए ये चार्ट जो है, ये चार्ट थोड़ा सा आप समझ में लीजिए। कारक किस प्रकार के होते हैं, विभक्तियाँ है, लक्षण है और उदाहरण है। जैसे कि ने अगर आता है, ने यहाँ भी आता है, ये चार्ट आपको समझ में लेना है। ने अगर आता है तो जैसे कि क्रिया को करने वाला, देखो इसको कर्ता कारक कहते हैं, ने। अब देखो, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, मतलब ये क्या है? क्रिया को करने वाला। अभी ये जो ने आया है, तो सुरेश ने ये आया है, क्रिया को करने वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे कर्ता कारक। तो ये कारक जो है, इस कारक को आपको ठीक से समझ में लेना है, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे हम सुरेश ने तो ये कर्ता कारक। को अगर आता है, कर्म को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे पुत्र को, पिता ने पुत्र को बुलाया, ये जो बुलाया जो क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? पुत्र के ऊपर, बिकॉज पुत्र आने वाला है। तो इसे हम कर्म, एक कर्ता हो गया, फिर कर्म, नाम से ये सब, इसको कर्म हम कैसे हैं कि पुत्र को, इसको हमको अगर आया तो कर्म कारक हो गया। फिर उसके बाद करण कारक, मतलब क्या? से अगर आता है तो से यहाँ करण में भी आता है और अपादान में भी आता है। लेकिन यहाँ देखो, क्रिया के साधन के अर्थ में, मतलब हम आंख से देखने लगे, देखने की जो क्रिया है, इसका साधन क्या है? आंख है, तो आंख से, तो ये जो है ये करण कारक हो गया। संप्रदान मतलब क्या? को, के लिए, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान। मतलब हरिमोहन के लिए मिठाई लाया, मिठाई लाया किसके लिए? मोहन के लिए। तो ये हो गया संप्रदान। उसके बाद अपादान मतलब क्या? से आता है, जिसमें किसी वस्तु से अलग होने का भाव। देखो, पेड़ से फल गिरा, तो ये वस्तु से अलग हुआ, तो ये अपादान। संबंध मतलब का, के, को, रा, रे, री, ऐसी विभक्तियां आती है। अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध, मतलब महेश का घर है, ओके। या फिर अधिकरण मतलब में, पर, क्रिया के आधार के अर्थ में, मतलब सिंह वन में रहता है, रहने की क्रिया है तो वन में। उसके बाद संबोधन, ए, अजी, अरे, हो, किसी को पुकारने के लिए होगा तो संबोधन। तो उसी तरह से ये अगर आपने देखा तो यहाँ क्या है, देखो ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम को, मकान पर मकान लदे है, तो यहाँ मकान पर मकान लदे है, तो ये पर है, तो इसे हम अधिकरण कारक कहेंगे। क्यों? देखो, अधिकरण कारक मतलब क्या, आपको पता है कि हमने देखा कि बाबा क्रिया के आधार के अर्थ में, तो क्रिया के आधार के अर्थ में, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि मकान पर मकान लदे है, तो ये आपका अधिकरण कारक है। राम स्वरूप इशारे के लिए, देखो के, इशारे के लिए, तो इशारे के लिए अगर ये है तो इसे हम क्या कहेंगे कि बाबा इशारा किया है यहाँ। तो देखो यहाँ अन्य शब्द के साथ संबंध है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि इसको हम कहेंगे अधिकरण कारक, ओके।
तो ये जो कुछ चीज, सॉरी संप्रदान कारक हम इसे कहेंगे, इसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि जिसके लिए की जाती है, जिसके लिए की जाती है एक्चुअली। तो राम स्वरूप इशारे के लिए खासते हैं। किसके लिए खासते हैं? इशारे के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ थोड़ा सा शायद तकलीफ हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह हमें डालने हैं। तो विराम चिन्ह डालना ये भी सिंपल है। हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि हाँ के बाद हम थोड़े से रुक सकते हैं। तो हाँ के बाद रुकने के बाद यहाँ एक कॉमा आएगा। मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, तो यहाँ एक फुल स्टॉप, सॉरी आते हैं, तो यहाँ एक फुल स्टॉप होगा। सॉरी, फुल स्टॉप तो अगर हम ये ऐसे नहीं देते तो यहाँ हिंदी में फुल स्टॉप जो है तो इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक मार्क आपको मिल जाएगा। अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के लिए काल समझना बहुत जरूरी है। मैं 1 मिनट 2 मिनट में आपको काल समझाता हूँ। देखो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर पार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, तो काल को अभी हम समझते थोड़ा सा। देखो, ये कुछ सवाल है कारक के बारे में, तो ये थोड़ा सा देखो आप। मैं इसका बोर्ड के एग्जाम को आए हुए इस क्वेश्चन मैंने देखे। तो आगे देखो, विराम चिन्ह में के ऊपर भी हमने अभी डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है। उसके बाद काल परिवर्तन। देखो, काल परिवर्तन अगर देखा तो सामान्य वर्तमान काल मतलब क्या? वो खाता है, वो पीता है, जाता है, ये करता है, वो करता है। सामान्य भूतकाल मतलब उसने खाना खाया, उसने चाय पी। ओके, सामान्य भविष्यकाल मतलब वो खाना खाएगा, वो चाय पिएगा। ओके, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या बाबा? कि क्रिया चालू है। क्रिया क्या है बाबा? तुम्हारी चालू है। मतलब राम फल खा रहा है, मैं गणित सिखा रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिया चालू है। अपूर्ण भूतकाल मतलब क्रिया चालू थी। ओके, क्रिया कंटिन्यू मतलब क्रिया शुरू थी, मतलब वह फल खा रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान, सॉरी ये क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। भविष्यकाल जो है वो अपूर्ण भविष्यकाल के ऊपर कभी भी, या फिर पूर्ण भविष्यकाल जो यहाँ हिंदी में नहीं है। तो अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या? राम ने फल खाया है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल मतलब राम ने फल खाया था, इतना ही है। तो यहाँ एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ आपको क्या करना है? मानू को ससुराल पहुंचाने में जाता हूँ मतलब देखो, सामान्य भविष्य काल मतलब मैं जाऊंगा, ऐसा आएगा। भविष्य काल का क्या रहता है कि बाबा भविष्य काल क्या होता है? देखो यहाँ देखो, वो खाएगा, पिएगा, जाएगा, तो मैं जाऊंगा, ये होगा सामान्य भविष्य काल। दूसरी चीज, दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे, अपूर्ण भूतकाल। दोनों अपूर्ण भूतकाल क्या रहता है कि बाबा अपूर्ण भूतकाल मतलब राम फल खा रहा था, चाय पी रहा था, क्या कर रहा था, तो यहाँ क्या? फूट फूट कर रो रहे थे, ऐसे हम लिख सकते हैं अपूर्ण भूतकाल। अगर अपूर्ण वर्तमान काल होता तो रो रहे हैं ऐसा आता था, तो यहाँ अपूर्ण भूतकाल है, तो दोनों ही देर तक फूट फूट कर रो रहे थे, ऐसा आएगा। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, शांति से, उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़ा है, ऐसा आएगा। ओके, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखो। और कुछ सवाल मैंने ऑलरेडी यहाँ दिए हैं काल के ऊपर आधारित, तो इन सवालों को देखिए। काल परिवर्तन के आधार पर एक कुछ सवाल है। ओके, तो इसका मैं PDF आपको आखिर में शेयर करता हूँ। उसके बाद वाक्य भेद है। देखो, वाक्य भेद में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ देखो वाक्य भेद, ये भाग भी बहुत सिंपल है। देखो, वाक्य भेद क्या है बाबा? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ऐसे वाक्य भेद 2 है। तो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य भेद है। जैसे विधानार्थी वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थी बाबा। लिखने के पहले हमने पढ़ना शुरू किया, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई, और यहाँ सर्दी अच्छी है, जिसे हम विधानार्थी वाक्य मराठी में कहते हैं। विधानार्थी वाक्य सरळ साधं असतं, त्याच्यामध्ये काय जास्त हे नसतं। बघा, पुढचं निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक म्हणजे काय बाबा? नकारार्थक वाक्य, नकारार्थक। ओके, जिस वाक्य में किसी बात के न होने म्हणजे नकारार्थी वाक्य, निषेधार्थ म्हणजे नकारार्थी। पहले हमें उदर की चिंता नहीं थी, नकारात्मक हो गया, निषेधार्थक। फूल अपना प्रतिबंध नहीं बचेगा, तो यहाँ नहीं आया।
और यहाँ भी नहीं आया, तो ये निषेधार्थक वाक्य है। बहुत आसान है निषेधार्थक वाक्य समझ में लेना। प्रश्नार्थक, जिसमें प्रश्न है वो प्रश्नार्थक वाक्य है। आज्ञार्थक, जिस वाक्य से आज्ञा की गई, बाबा तुम चले जाओ, तुम यहाँ आओ, तुम चाय पियो, तुम लिखो, तुम पढ़ो, इस तरह के वाक्य जो है आज्ञा की होगी तो आज्ञार्थी वाक्य होगा। इच्छा दर्शक, अगर जिस वाक्य में इच्छा व्यक्त की है, देखो ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। मानो दीदी आप सदा सुखी रहो, ये इच्छा व्यक्त की गई है। प्रभु आपकी कामना पूरी करे, यहाँ भी इच्छा है, तो ये इच्छा दर्शक। संदेह दर्शक शब्द, जहाँ संदेह व्यक्त किया जाता है, एकदम सिंपल है। देखो अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाएगा, ये इच्छा है। शायद गरीब भूख की, शायद ये भी सॉरी संदेह दर्शक है, सॉरी संदेह है, शायद है, संदेह दर्शक शायद आया। तो शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। मानू के ससुराल वाले चिक व शीत लपाटी की प्रतीक्षा कर रहे होना, ये भी संदेह दर्शक शब्द है, तो यहाँ संदेह दर्शक वाक्य होगा। संकेतार्थक वाक्य मतलब क्या? जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है। देखो अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, अगर मगर संकेतादर्शक। देखो अपेक्षा की गई है, क्या करोगे वगैरह। चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, ओके, तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, तो ये संकेतार्थक वाक्य है। विस्मयार्थक वाक्य, देखो ये विस्मयार्थक वाक्य बहुत सिंपल है। अगर ऐसी तरह से विस्मयाबोधक चिन्ह आया तो इसे विस्मयार्थक वाक्य कहेंगे। आहा, वाह, अच्छा, तो ये हो गया विस्मयार्थक वाक्य। तो ये वाक्य जो है पहचानना बहुत ईजी है। तो और दूसरा है रचना के आधार पर तीन भेद है। एक तो सरल वाक्य, रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, उनका लिखा हुआ चेहरा मुरझा गया, सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। मतलब जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, एक ही मुख्य क्रिया एक ही है। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, तो एक ही क्रिया है। मुरझा गया एक ही क्रिया है, तो इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य मतलब क्या है बाबा? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधको और, परंतु, किंतु, तथा आदि अगर ऐसे शब्द हो गए तो संयुक्त वाक्य। जैसे कि बाबा देखो हेमंत ऋतु बीत गई तथा, ये हो गया संयुक्त वाक्य। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और यहाँ और आया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। और उसी के साथ परंतु आया, ये भी वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य होगा। इस तरह के अगर शब्द आते होंगे दो वाक्य को जोड़ने के लिए तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। और उसी के साथ और एक वाक्य का एक मिश्र वाक्य। देखो जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो, मतलब एक प्रधान है और दूसरा एक शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे कि मैं वह सौगंध नहीं बोलूंगा जो मेरा संस्कार बन गए, ओके, ये मैं वह सौगंध नहीं बनूंगा, और दूसरा है जो मेरा संस्कार बन गए। संतरी को जैसा कहा था उसने वैसा ही किया, तो इस तरह के वाक्य जो है इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो अभी कुछ सवाल है। भारतीय चरित्र के पवित्र होते, ये मिश्र वाक्य है। देखो बादल आ गए किंतु आया, तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, तो जो है तो ये मिश्र वाक्य हो गया। तो देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आए थे। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद देखो रचना के आधार पर उन्होंने कहा है मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं, तो ये कौन सा है? मोटे तौर पर तो ये सरल वाक्य हुआ, ओके, मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं, ओके। अभी देखो निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचनानुसार हमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ देखो परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए, तो ये निषेधार्थक, मतलब यहाँ ना आना चाहिए, ये निषेधार्थक वाक्य है। तो परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। देखो परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए, तो इसका निषेधार्थ क्या होगा? परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा। यहाँ भी निषेधार्थ वाक्य करना है। थोड़ी बातें हुई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हमें निषेधार्थक है, थोड़ी बातें, यहाँ प्रश्नार्थक होना चाहिए,
एक्चुअली प्रश्नार्थक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रश्नार्थक करना है। थोड़ी बातें हुई, तो इसको प्रश्नार्थक करने के लिए क्या होगा, तो पहले क्या से शुरू करना है, क्या और बाकी पूरा ये थोड़ी बातें हुई, क्या थोड़ी बातें हुई, बस हुई इतना लिखा, विषय खत्म, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य बन गया। तो इस तरीके से हम इसे प्रश्नार्थक वाक्य कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आखिर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो ये आप इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, नीचे नीचे देखे हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है इसको शुद्ध करके लिखा है हमने। ओके, तो दोस्तों देखो आज व्याकरण के ऊपर हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स मराठी इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी का जो लेखन विभाग है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पत्र लेखन है, वृत्तांत लेखन है, कहानी लेखन है, निबंध लेखन है, इन सारे चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ ये जो नोट्स मैंने बनाई है, ये नोट्स भी आपको आखिर में शेयर करूंगा मैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो सबसे पहले पत्र लेखन आता है। आपको पता है पत्र लेखन जो 5 अंक को रहता है, प्रश्न क्रमांक 5 जो अ है जिसमें पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन देखिए औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों पत्र के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो औपचारिक पत्र लिखने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, बिकॉज आने वाले समय में आप जब कहीं ऑफिसेस में जाते हो तो बहुत सारी तौर पर आपको ये औपचारिक पत्र का उपयोग ज़्यादा होता है हमारी रियल लाइफ में। तो देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहली 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले प्रति या फिर सेवा में लिखना है, और वह लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद, जिसको पत्र हम भेजने वाले हैं उसका पद लिखना है और उसका पता लिखना चाहिए। फिर उसके बाद विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति प्रेम आदर प्रकट के उसके प्रति आदर प्रकट करने के लिए महोदय या फिर महोदया हमें लिखना है। और फिर उसके बाद में विषय के अनुसार 2 परिच्छेदों में या फिर 2 या 3 परिच्छेदों में आपको आशय प्रकट करना है। और फिर समाप्ति में आपको क्या करना है, पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई ओर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका पता, ईमेल आईडी सब लिखना है। ठीक है, तो अभी एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर, ये जो हमारे पास कुछ जानकारी है तो ये जानकारी के आधार पर आपको पत्र लेखन करना है। क्या है बाबा, 117 रामनिवास, शांति चौक, रोहन नगर, मुंबई से संजय माने पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे, इनको पत्र लिखता है। तो अभी पत्र लिखने वाले का नाम भी आपको पता है और उसका पता भी आपको दिया है, मतलब आप नहीं हो तो आप अभी संजय माने हो और आप पत्र लिख रहे हो। कहाँ से लिख रहे हो, 117 रामनिवास, शांति चौक, रोहन नगर, मुंबई से। और यहाँ एक्चुअली यहाँ मुंबई नहीं चाहिए, तो यहाँ पुणे चाहिए। एक्चुअली ये पुणे हम लिखेंगे, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा पुणे करेंगे। और अनियंत्रित रूप से जो कटाई हो रही है पेड़ पौधों की, तो उसके लिए हमें जिलाधीश को पत्र लिखना है। तो किसको लिखना है, जिलाधीश महोदय, इनको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आपको दिनांक रखना है, तारीख जो है वो लिखनी है। फिर उसके बाद बाबा यहाँ हमको सेवा में या फिर प्रति सेवा में हम लिख सकते हैं। किसको पत्र लिखना है बाबा, जिलाधीश महोदय पुणे, तो यहाँ जिलाधीश महोदय पुणे लिख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ डेट लिखना है, फिर सेवा में, फिर जिलाधीश महोदय पुणे, फिर यहाँ लिखेंगे हम विषय, फिर लिखेंगे बाबा महोदया या फिर श्रीमान जी, और उसके बाद लिखने को शुरू करेंगे। तो देखो ये एक पत्र मैंने बनाया है कि देखो सबसे पहले डेट लिखेंगे 8 जुलाई 2020, ओके। उसके बाद सेवा में लिखा, फिर जिलाधीश महोदय को पत्र लिखना है तो उनका नाम लिखा, जिलाधीश महोदय पुणे 411003, और महाराष्ट्र लिखा। फिर उसके बाद विषय लिखा, पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई, और फिर श्रीमान जी लिखकर आपको नीचे की लाइन से शुरू करना है आपका परिच्छेद। तो उसमें क्या लिख सकते हैं कि श्रीमान जी कुछ दिनों से हमारे विभाग में अनियंत्रित रूप से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। विकास के नाम पर यहाँ बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ सालों पहले सरकार के द्वारा जो पेड़ रास्ते के दोनों तरफ लगाए हुए थे, तो उन पेड़ों को बड़ी बेदर्दी से काट दिया जा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो कुछ परिसर है वहाँ का माहौल थोड़ा सा खराब होते जा रहा है। कुछ लोगों ने इन लोगों को विरोध भी किया, लेकिन विरोध करने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की गई। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि कृपया कर आप इस सभी चीज़ों को
रोकने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने भाषा में निबंध पत्र लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लिखना है। और ये सब पत्र लिखने के बाद ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो कि, या फिर मैं इसके नोट्स आपको लास्ट में देने वाला हूँ। ये सब लिखा, पत्र लिखा, तो लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, धन्यवाद सहित प्रार्थी लिखना है। और उसके बाद ये जो पता है ऊपर दिया है, संजय नगर, और उसके बाद संजय नगर, 117 राम निवास, शांति चौक, रोहन नगर, और यहाँ हम लिखेंगे पुणे। ओके, मुंबई के पुणे। और उसके बाद ये जो आपका ईमेल आईडी है उसको आपको लिखना है, और ये पत्र इस तरह से लिखना है। तो इसमें आपको 5 मार्क मिलते हैं, 5 अंक मिलते हैं, 5 मार्क्स। ओके, तो ये पत्र लेखन हुआ। तो पत्र लेखन आपको इस तरह से करना है। तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो डेट लेनी है, डेट लाइन, आपको डेट लिखना है, फिर सेवा में लिखना है, फिर ये पता, फिर विषय, फिर श्रीमान जी, और फिर ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सब इसी पॉइंट में आने चाहिए। ठीक है, और एक यही साइड के लाइन में आना चाहिए। ऐसा बीच में पता लिखा है या फिर बीच में कुछ डेट लिखी है, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी ये भी यहाँ इसी ओर पे चाहिए, लेफ्ट साइड को, धन्यवाद सहित प्रार्थी या फिर पता, जिसने पत्र लिखा है उसका पता, नाम वगैरह सब चीज़ें, और ईमेल आईडी आपको लिखना नहीं भूलना है। और अभी आगे देखेंगे एक पत्र लेखन जो है, ये पत्र जो है ये अनौपचारिक पत्र है। अपने दोस्तों को या फिर अपने घर के जो लोग हैं उनको जो हम पत्र लिखते हैं उसको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ क्या करना है, तो देखो यहाँ क्या है कि मुंबई का सचिन है या फिर सविता मोरे, हाईस्कूल में परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र, सहेली राजेश रसिका को पत्र लिखता है। तो पत्र कौन लिखता है, सचिन लिखता है या फिर सविता लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं बाबा, मुंबई से लिखते हैं। ये जो मुंबई से पत्र लिखते हैं तो आपका पता जो आएगा तो उसमें मुंबई आना चाहिए। और उसके बाद बधाई देती है, किसको बधाई दे रही है, राजेश को बधाई दे रही है, या फिर रसिका को पत्र लिखा जा रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज, ऊपर पता लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हम औपचारिक पत्र में जिसको पत्र लिखते हैं उसका पता लिखना जरूरी है, वैसे यहाँ पता लिखना जरूरी नहीं है। सबसे पहले डायरेक्टली आप यहाँ तारीख लिख सकते हो, और उसके बाद प्रिय राजेश लिखकर नमस्ते, सप्रेम नमस्ते लिखना है। मतलब डेट लिखनी है, उसके बाद प्रिय राजेश लिखना है, फिर नमस्ते लिखना है। म्हणजे तारीख लिहायची, प्रिय राजेश, नमस्कार लिहिलं, आणि खालून मग सुरुवात करायची। बाबा नीचे से शुरुआत करने की है कि बाबा उसका क्या हुआ है कि परीक्षा में पहला नंबर आया है, उसका परीक्षा में प्रथम आया है। तो राजेश, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। तुमने इस साल भी परीक्षा में प्रथम क्रमांक में आकर आपका खुद का और आपके फैमिली का नाम, जो कुटुंब का जो नाम है, तो उसको बड़ा किया है। राजेश, मुझे पता था कि तुम परीक्षा में प्रथम आओगे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन मैं देख रहा था, पूरे साल मैंने देखा कि तुमने बहुत सारी पढ़ाई की है, लगन की है, और बाकी सभी चीज़ों से तू दूर रहा। पूरे साल भर तूने मोबाइल का भी कभी इस्तेमाल नहीं किया, या फिर कभी तू ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकला। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर तूने अपना लक्ष्य केंद्रित किया, और आज उसका नतीजा सामने आया है, तू प्रथम आया है। तो मेरी तरफ से फिर से एक बार तुझे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, मेरे घर से, मेरे माता पिता से भी बहुत सारी बधाई। तो अशा प्रकारे ते पत्र लिहायचं आणि मग विषय संपला। मग ते पत्र लिहिल्यानंतर, म्हणजे ये पत्र लिखने के बाद आखिर में तुम्हारा अभिन्न मित्र और सचिन मोरे, तुम्हारा नाम लिखना है, और यहाँ तुम्हारा पता लिखना है, ये सब चीजें लिखनी है, और आखिर में ईमेल आईडी। तो इस तरीके से ये पत्र हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो एक वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत लेखन म्हणजे बातमी लेखन, म्हणजे तुम्हाला बातमी लिहायची। ओके, तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृति पत्रिका के प्रश्न 5A, एक वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। इस कृति में एक विषय तथा स्थान का नाम दिया जाएगा, एक विषय का नाम दिया जाएगा या फिर स्थान का नाम दिया जाएगा, और उस पर 70 से 80 शब्द में आपको वृत्तांत तैयार करना है। तो देखो, यहाँ एक चीज ध्यान में रखो कि कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात, वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए, उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार आपको वृत्तांत लिखना है। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत में दिनांक चाहिए, समय चाहिए, स्थान चाहिए, व्यक्ति विशेष आदि स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। इन सभी चीजों का निर्देश होना चाहिए, म्हणजे दिवस, दिनांक आलं पाहिजे, वेळ आली पाहिजे, स्थान आलं पाहिजे, ठिकाण आलं पाहिजे, कोणकोणत्या व्यक्ती होत्या, या सगळ्या गोष्टी इथं
आल्या पाहिजेत। दुसरी गोष्ट, वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना है आपको, और वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक भी आपको देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो मतलब वृत्तांत म्हणजे बातमी लेखन वगैरे नाही, तर हा वेगळा विषय, हा बातमी लेखनाचे बघा। देखो यहाँ एक वृत्तांत आपको लिखना है। तो यहाँ क्या है कि विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत 70 से 80 शब्दों में लिखिए। तो देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सफल आयोजन लिखना है। फिर इसके बाद सोलापुर 25 नवंबर 2020 लिखेंगे हम, और नीचे वृत्तांत लिखने के लिए शुरुआत करेंगे। तो यहाँ क्या है कि बाबा ये जो आयोजन किसका हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका आयोजन हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि बाबा यहाँ वृत्तांत लिखते समय बाबा देखो, ये जो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में सबसे पहले चीज ध्यान में रखो कि कार्यक्रम अगर होगा आपके स्कूल में, तो ये कार्यक्रम कहाँ था, कब था, और यह कार्यक्रम किस प्रकार हुआ। इस अभियान का कार्यक्रम किस प्रकार हुआ कि बाबा कुछ चीफ गेस्ट आए थे क्या, उन्होंने कुछ भाषण किए क्या, या फिर कोई स्पर्धा रखी थी बच्चों के लिए, जैसे निबंध स्पर्धा रहती है, भाषण स्पर्धा रहती है, तो इस तरह की प्रतियोगिताएं रखी थी क्या कुछ प्रकार की, म्हणजे काही स्पर्धा वगैरे ठेवल्या होत्या का, आणि त्याचबरोबर इतर काही कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं का, कार्यक्रम कधी होता, कार्यक्रमाला कोण कोण लोक आली होती, या सगळ्या गोष्टी इथं आपल्याला लिहिल्या पाहिजेत। तर त्याप्रमाणे इथं एक वृत्तांत लिहिले बघा। कल स्थानीय विवेकानंद विद्यालय के प्रांगण में सुबह 9 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन किया गया। आरंभ में विद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्य की प्रमुख अतिथि थी शहर की महापौर सरिताताई गायकवाड़। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति तथा कुछ समाज सेवक उपस्थित थे। तो कौन कौन उपस्थित था ये हमने शुरुआत में लिखा। फिर कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कैसी हुई, तो कार्यक्रम की शुरुआत देवी सरस्वती की प्रतिमा के सक्षम महापौर के हाथों दीप प्रज्वलन से हुई। सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्याध्यापक रामभाऊ पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदया एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय दिया। ओके, ये लिख सकते हैं। प्रमुख अतिथि सरिताताई गायकवाड़ ने कहा कि आज बेटियों को बचाना और उचित शिक्षा देना समाज का कर्तव्य है। एक साक्षर बेटी पूरे परिवार को साक्षर बना देती है। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बेटियों और उनके शिक्षित करने की बेटियों को और उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकताओं के बारे में बताया। अंत में विद्यालय के उप मुख्याध्यापक सुनील चौहान ने प्रमुख अतिथि उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को तथा समारोह देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह के पश्चात विद्यार्थियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी भी निकाली। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो इस तरीके से आप ये वृत्तांत लिख सकते हो अपनी भाषा में। उसके बाद कहानी लेखन है, कहानी आपको लिखना है। तो ये कहानी लेखन शायद आपको आता होगा। तो इसमें क्या करना है कि कहानी लिखते समय भी बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो चीजें यहाँ है कि सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार, मतलब क्रम से कहानी लिखनी चाहिए। अन्य महत्व की बातें, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कभी भी कहानी होती है कोई भी, वो भूतकाल में होती है। कुठली गोष्ट जी आहे ती भूतकाळामध्ये असते। पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। 3 ते 4 परिच्छेदामध्ये ही कहानी लिहा पॅरेग्राफमध्ये। शीर्षक देणं हे खूप गरजेचं आहे। आणि त्याचबरोबर सीख, सुरुवातीला शीर्षक आणि नंतर सीख द्या। या 2 गोष्टी महत्वाच्या आणि मधल्या टप्प्यामध्ये तुमची गोष्ट लिहा। आता इथं काय दिले बाबा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। देखो, एक गांव, पीने के पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, सभी लोग परेशान, सभा का आयोजन, मिलकर श्रमदान का निर्णय, दूसरे दिन से केवल एक आदमी, काम से जुटना, धीरे धीरे एक एक का आना, सारा गांव श्रमदान में, गांव के तालाब की सफाई, कीचड़ प्लास्टिक निकालना, बरसात में तालाब का स्वच्छ पानी से भरना। तो देखो क्या क्या लिख सकते हो यहाँ। अभी ये कुछ मुद्दे दिए हैं कि गांव में पानी की समस्या है। तो गांव का नाम बाबा रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जब भी मतलब बारिश के दिन होते थे तो पानी रहता था, लेकिन जब बारिश के दिन खत्म हो जाते थे तो आखिर के 3, 4, 5 महीने में, मतलब
जनवरी से मई महीने तक पानी की बहुत सारी कमतरता रहती थी, कमी रहती थी। तो पानी के लिए गाँव की महिलाओं को बहुत दूर-दूर पानी के लिए जाना पड़ता था। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गाँव में मतलब ये सभी चीज़ से गाँव के बहुत सा परेशान, देखो उसके बाद क्या था, सभी लोग परेशान थे। तो हम लिख सकते हैं कि तो ये जो पानी की ये समस्या थी, इस समस्या के कारण गाँव के बहुत सारे लोग परेशान थे। फिर सभा का आयोजन है। तो फिर एक दिन गाँव वालों ने मिलकर सोचा, कुछ गाँव वालों ने मिलकर सोचा कि इस पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसके लिए एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई कि पानी की समस्या से कैसे हम सामना कर सके इस समस्या का। तो उसके बाद एक ऐसा निर्णय हुआ कि सब मिलकर श्रमदान करें। गाँव के बाहर एक तालाब था और वो तालाब जो है उसमें बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ था, प्लास्टिक था, कचरा था। तो उसके कारण उस तालाब में ज़्यादा पानी नहीं भर रहा था। तो उस तालाब से अगर हम कचरा बाहर निकालते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं, कीचड़ बाहर निकालते हैं, तो उस तालाब में बहुत सारा पानी रह सकता है बारिश के समय में और वह पानी जो है उसका हम पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह निर्णय हुआ कि सभी लोग श्रमदान कर गाँव में के सभी लोग एकजुट होकर श्रमदान करके उस तालाब को स्वच्छ करते हैं तो पानी की समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन जब बात आती है उस दिन की, जिस दिन श्रमदान करना है, तो उस दिन कोई आता नहीं। खाली रमेश नाम का एक आदमी आता है, एक ही आदमी आता है, केवल एक ही आदमी आता है रमेश नाम का। लेकिन वो एक आदमी आने के बाद वो अपना काम शुरू करता है, वो घर नहीं जाता, वो अपना काम शुरू करता है। तो रमेश ने शुरुआत में कुछ कचरा निकालने का प्रयास किया, फिर रमेश के साथ उसका एक सहयोगी मित्र सुरेश था, उसने देखा कि भाई रमेश अकेला ही काम कर रहा है, तो सुरेश भी उसके साथ जुटा। फिर उनके कुछ 4-5 मित्र थे, वो भी उनके साथ जुटे। तो फिर देखने के बाद धीरे-धीरे करके पूरे गाँव के लोग एक साथ जुट गए और कुछ ही दिनों में, एक ही हफ्ते में वो सभी कचरा, वो सभी कीचड़ उस तालाब से बाहेर निकाला. असे आपण आपल्या शब्दामध्ये या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी लिहू शकतो. और इसके साथ आप शीर्षक दे सकते हो कुछ भी, साथ ही हाथ बढ़ाना ऐसा कुछ शीर्षक है, क्या फिर एकजुट ऐसा भी शीर्षक दे सकते हो. और फिर देखो अपना हाथ जगन्नाथ ये एक है. और उसके साथ आप आत्मनिर्भरता में ही सुख है, ये सीख हो गई. ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस कहानी को लिख सकते हो. तो अभी अगला है विज्ञापन लेखन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. देखो विज्ञापन जो है जानकारी के आधार पर विज्ञापन लिखना है. म्हणजे मराठीत त्याला आपण जाहिरात म्हणतो, इंग्लिशमध्ये ॲडव्हर्टाइज म्हणतो. तर हा जो भाग है, ये जो पार्ट है, ये बहुत ही सिंपल रहता है. देखो क्या है कि कागज की थैलियाँ, विभिन्न आकार प्रकार, फैशनेबल, व्हाट्सएप पर नमूना, होम डिलीवरी, ये सब शब्द पूरे के पूरे शब्द आने चाहिए. तो सबसे पहले क्या है कि बाबा कागज की थैली या उसका एक दुकान होगा, तो उस दुकान का नाम मुझे लिखना है. ओके, सबसे पहले उस दुकान का नाम लिखना है. तो और उसके साथ देखो मैंने क्या किया है, देखो दुकान का नाम लिखा श्री थैली, ये थैली वाले का दुकान का नाम है श्री थैली, रमेश थैली, ऐसी थैली, वैसी थैली, कैसी थैली, तो थैली का नाम लिखो. उसके बाद एक शीर्षक दिया, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ. ये द्वारा अच्छा शीर्षक दिया है. प्लास्टिक की थैलियां हटाइए, कागज की थैलियां हमने लाई है, तो ये लिखा. ओके, उसके बाद हम हर आकार में और हर रंग में थैलियां उपलब्ध. बस एक फोन कीजिए और थैलियां आपके घर में पहुंच जाएंगी. हमें अपना मोबाइल नंबर भेजे, हम आपको थैली के नमूने भेजेंगे. और संपर्क लिखा, फोन नंबर लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, सॉरी संपर्क, फोन और मोबाइल नंबर, उसके साथ ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हो. तो ऐसा एक नमूना आपको बनाना है अच्छी तरह से. ओके, ज्यादा थैली के चित्र निकालने की जरूरत नहीं तो कोई कोई कहेगा चलो भाई मैं ऐसा एक थैली का चित्र निकालता हूँ, तो ऐसा थैली का चित्र वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डिजाइन निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं है. ठीक है, उसके बाद निबंध लिखना है. निबंध लिखिए, आपको वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कल्पना प्रधान और आत्मकथन पर निबंध आपको आते हैं. तो इस तरह के निबंध आपको आएंगे. तो ये निबंध के कुछ नमूने हैं, मैंने एक नमूना आपको निबंध का लिख कर दिया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए. और ये जो नोट्स है, इस नोट्स की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले और एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है. ये पार्ट मतलब क्या, गद्य आकलन का एक पार्ट है. तो ये जो गद्य आकलन का पार्ट है ये भी बहुत ईजी रहता है. यहाँ आपको 4 में से 4 अंक मिल सकते हैं. ये गद्य आकलन का पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं. यहाँ क्या करना है कि ये आपको ये पूरा गद्य जो है इसको पढ़ना है, ये पैसेज को,
और पढ़ने के बाद इसके ऊपर आधारित कुछ सवाल क्वेश्चन आपको खुद तैयार करने हैं। कैसे देखो, अभी इसको पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम सवाल बनाते हैं। देखो, वाणी ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक बड़ी देन है। देखो, वाणी ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक बड़ी देन है। वह मनुष्य के चिंतन का फलित है और उसका साधन भी है। चिंतन के बगैर वाणी नहीं और वाणी के बगैर चिंतन नहीं। चिंतन के बगैर वाणी नहीं और वाणी के बगैर चिंतन नहीं, और दोनों के बगैर मनुष्य नहीं। दोनों के बगैर मनुष्य नहीं। मनुष्य के जीवन का समाधान वाणी के संयम और उसके सदुपयोग पर निर्भर है। मनुष्य के सारे चिंतन शास्त्र वाणी पर आधारित है। दर्शनों का सारा प्रयास विचारों को वाणी में ठीक से पेश करने के लिए रहा है। वाणी विचार का शरीर है। कोई खास विचार किसी खास शब्द में ही समाता है। इसलिए गंभीर चिंतन करने वाले निश्चित वाणी की खोजन करते रहते हैं। पतंजलि के बारे में कहते हैं कि उसने चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र लिखे, शरीर शुद्धि के लिए वैद्यक लिखा और वाक शुद्धि के लिए व्याकरण महाभाष्य लिखा। तो देखो, अभी इस पैराग्राफ के ऊपर आपको कुछ सवाल तैयार करने, जैसे कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई बड़ी देन क्या है। देखो, इस वाणी जो है, मतलब कुछ सवाल ईश्वर द्वारा मनुष्य को, देखो यहाँ क्या है कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई सबसे बड़ी देन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाबा ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई सबसे बड़ी देन क्या है, एक सवाल हो गया। उसके बाद वह मनुष्य को वह मनुष्य के चिंतन का फलित और उसका साधन है। तो हम लिख सकते हैं कि मनुष्य के चिंतन का फलित और उसका साधन क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसा एक सवाल हो सकता है। या फिर मनुष्य के जीवन का समाधान किस प्रकार निर्भर है, ऐसे सवाल कुछ बनते हैं। तो आपको सवाल बनाने हैं। या फिर देखो, आगे अगर हमने देखा कि चिंतन के बगैर वाणी नहीं और वाणी के बगैर चिंतन नहीं, चिंतन के बगैर क्या नहीं है, और ऐसा भी एक सवाल हो सकता है। और वाणी के बगैर क्या नहीं, ऐसा भी हो सकता है, वाणी के बगैर चिंतन नहीं। ओके। या फिर किसके बगैर मनुष्य नहीं है, ऐसा भी सवाल हो सकता है। मनुष्य के जीवन का समाधान वाणी के संयम और उसके सदुपयोग पर निर्भर है। तो मनुष्य के जीवन का समाधान किसके ऊपर निर्भर है, ऐसा सवाल हो सकता है। मनुष्य के सारे चिंतन शास्त्र वाणी पर आधारित है। मनुष्य के सारे चिंतन शास्त्र किसके ऊपर आधारित है। दर्शनों का सारा प्रयास, दर्शनों का क्या प्रयास है, हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके साथ देखो, वाणी विचार का शरीर है। कोई खास विचार किसी खास शब्द में ही समाता है। इसलिए गंभीर चिंतन करने वाले निश्चित वाणी की खोजन करते हैं। निश्चित वाणी की खोजन कौन करते हैं, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो इस तरीके के सवाल आप बना सकते हैं। आपको 4 सवाल बनाने हैं। ओके। तो दोस्तों देखो, आज के इस चर्चा में हम यही रुकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जाते जाते मैं आपको कहना चाहूंगा, बिकॉज हिंदी के बाद हमारा मॅथ का पेपर आहे, गणित का पेपर आहे। तर गणिताचा पेपर आहे हिंदीच्या नंतर, आणि गणिताच्या पेपरची तयारी आपल्याला करायची आहे आता, आणि त्या अनुषंगाने पण आपण व्हिडिओ अपलोड करणार आहोत। परंतु या गणिताच्या पुढच्या म्हणजे आपण 3 तारखेला तुमचा हिंदीचा पेपर झाला की मग आपण गणित विषयाचे लेक्चर घेणार आहोत। परंतु त्याच्या अगोदर एक इम्पॉर्टंट गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे। गणितासाठी आपल्याकडे खूप कमी वेळ आहे, म्हणजे एकच दिवस आहे सुट्टी, आणि या कमी दिवसामध्ये जास्तीत जास्त अभ्यास व्हावा यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे, तर आणि काय स्ट्रॅटेजी वापरली पाहिजे, त्या अनुषंगाने आपण आपल्या ॲपवर एक कोर्स बनवलाय। कारण काय होतं, YouTubeवरती सगळ्या प्रकरणांच्या व्हिडिओ शोधायला अवघड जातं, त्यासाठी आपण एक कोर्स बनवलाय। तर हा कोर्स कुठे आहे? हा कोर्स आपल्या क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी या ॲपवर आहे। आपल्या ॲपचं नाव आहे क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी। तर या क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी या ॲपवरती आपला कोर्स आहे। तर तुम्ही या ॲपवरती जाऊन हा कोर्स परचेस करू शकता, या आणि त्याची किंमत खूप कमी आहे आणि खूप मोठं डिस्काउंट सुद्धा सध्या आहे। तर ते नेमकं काय आहे सांगतो। तर पहिली गोष्ट, या कोर्समध्ये काय आहे, तर या कोर्समध्ये प्रत्येक प्रकरणावर 3 ते 4 व्हिडिओ आहेत। या व्हिडिओमध्ये काय आहे, आतापर्यंत बोर्डाच्या परीक्षेला आलेल्या सगळ्या प्रश्नांवर आपण चर्चा केलेली आहे, आणि काही नोट्स सुद्धा तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील। ओके। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, या कोर्सची किंमत तशी 499 आहे, पण पेपर आहे जवळ आलेत, त्यामुळे आपण ती किंमत फक्त 99 रुपये ठेवलेली आहे। त्यामुळे फक्त 99 रुपयामध्ये हा कोर्स तुम्ही परचेस करू शकताय। मोबाईलचा रिचार्ज सुद्धा आता 99 रुपयाला नाहीये,
परंतु 99 रुपयामध्ये तुम्हाला शिकता येऊ शकतो. त्यामुळे हा कोर्स आपल्या ॲपवरती जाऊन तुम्ही परचेस करा. आणि दुसरी गोष्ट, यात जर तुम्हाला नोट्स पाहिजे असतील हिंदीच्या या नोट्स आणि त्याचबरोबर हिंदीच्या इतरही नोट्स, व्याकरणाच्या नोट्स, महत्त्वाच्या प्रश्नपत्रिका हव्या असतील, तर त्या कशा डाउनलोड करायच्या आपल्या वेबसाईटवरून ते मी तुम्हाला सांगतो. तर बघा मित्रांनो, नोट्स, इम्पॉर्टंट नोट्स कशा डाउनलोड करायच्या, तर या सगळ्या नोट्सच्या PDF तुम्हाला डाउनलोड करता येईल. त्यासाठी Googleवरती जायचं आहे आणि Googleवरती जाऊन आपल्याला टाईप करायचं जुन्या प्रश्नपत्रिका. बघा या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल. Googleवरती जाऊन आपण जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप करायचं आहे. जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप करायचं आहे आणि जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप केल्यानंतर इथं बघा 10वी बोर्ड परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका यावर क्लिक करायचं. क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठीची आपली वेबसाईट आहे आणि यावर जर तुम्ही क्लिक केलं, तर यावर क्लिक केल्यानंतर जर आपण खाली आलो, तर बघा इथं तुम्हाला खाली मराठी, इंग्रजी, हिंदी दिसेल. हिंदीवर क्लिक करायचं आणि हिंदीवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी मिळतील. तुम्ही नोट्सवर क्लिक केलं तर नोट्स मिळेल, क्वेश्चन पेपरवर क्लिक केलं तर क्वेश्चन पेपर मिळेल, त्याच्यानंतर व्हिडिओवर क्लिक केलं तर व्हिडिओ बघायला मिळतील. ठीक आहे. तर मित्रांनो, नक्कीच तुमच्या लक्षात आलं असेल या नोट्स कशा प्रकारे तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि त्यावर क्लिक करून तुम्ही या सगळ्या नोट्स डाउनलोड करू शकता PDF फाईल. तर आजच्या चर्चेमध्ये इथंच थांबूयात मित्रांनो. नक्कीच चर्चा आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. नवीन असाल आपल्या YouTube चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो. बाय सर्वांना.